नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है साइंस और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। चलिए तो उससे पहले कल्पवेधा में देख लेते हैं क्या दिया है। अपना नाम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने, धन खर्च करने, हर तरह के कष्ट सहने और यहाँ तक कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कौन कहे? तो ये सुकरात ने कहा है। आगे देख लेते हैं क्या है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक रिपोर्ट आया, उसके अनुसार भारत में वातानुकूलन संयंत्रों के उपयोग में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कि वर्ष 2022 तक भारत में इनकी संख्या पूरी दुनिया का कुल वातानुकूलन इकाइयों की संख्या का कितना है? तो चौथाई हिस्सा हो चुका है। अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या है। आज बेतहाशा बढ़ते तापमान से राहत का आसान तरीका वातानुकूलन यंत्र या एयर कंडीशनर यानी एसी को माना जाता है। एसी का वैश्विक बाजार प्रति वर्ष बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मगर यह सुविधा एक वर्ष की आपदा बनती जा रही है। एसी का बहुत उपयोग ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों के लिए संकट बनता जा रहा है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब हर 100 में 24 परिवारों के पास क्या है? तो एसी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्या है? तो एसी बाजार भी है। पिछले 13 वर्ष में 65% नए एसी छोटे शहरों में लगाए गए हैं। देश में एसी इस्तेमाल करने वाले परिवार में 2010 से 2023 के बीच 3 गुना हो गए हैं। एसी, फ्रिज और स्पेस कूलिंग की ज़रूरतें बढ़ने के साथ ही अब पर्यावरण पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताएं भी उभर रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बार बार बताया है कि जैसे जैसे अधिक कूलिंग उपकरण लगाए जाते हैं, वातावरण में गर्मी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। इस वर्ष भारत का घरेलू बाजार करीब 1.1 करोड़ एसी का हो गया है। अभी भी चीन का बाजार करीब 9 करोड़ एसी का है। 2045 से 2050 तक भारत एसी उपयोग में चीन से आगे निकल जाएगा। एसी से बिजली को खपत 4 साल में 21% तक क्या हो तो बढ़ चुकी है। वातानुकूलन यंत्र में या एसी के अतिशय इस्तेमाल से पर्यावरण को बड़े खतरे का अंदेशा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC इसमें इस्तेमाल की जाने वाली क्या है? तो मुख्य गैस है। तो इसमें देखा है तो एसी में कौन सी गैस अधिक उपयोग की जाती है? एसी हो गया, फ्रिज हो गया। इसमें तो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस क्या होता है? तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह ओजोन परत को क्या करता है? तो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। भारत ने HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि कब हुआ था, के तहत किगाली संशोधन पर दस्तखत कर रखे हैं। मगर कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल लगातार बढ़ने की वजह से यह लक्ष्य मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वातानुकूलन यंत्रों के उपयोग में इतनी तेजी से बढ़ोतरी रही है कि वर्ष 2022 तक भारत में इनकी संख्या पूरी दुनिया की कुल वातानुकूलन इकाइयों की संख्या का चौथाई हिस्सा हो चुका है। रेफ्रिजरेटर, जिनका प्रयोग कूलिंग के लिए किया जाता है, वैश्विक ताप के लिए प्रमुख कारकों में से क्या है? तो एक है, और अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो वैश्विक ताप इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि क्या हुआ तो हो सकता है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई सॉल्विंग द ग्लोबल कूलिंग चैलेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसे तकनीक समाधान की आवश्यकता है जो इस प्रभाव को 1/5 हिस्से तक कम करने में मदद करे और वातानुकूलन इकाइयों के संचालन के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा में 75% तक की कमी सुनिश्चित कर सके। दरअसल HFC को हटाना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाना भारत जैसी पर्यावरण हितैषी देश की प्राथमिकता में रहा है। भारत उन 107 देशों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2016 में उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिनका उद्देश्य वर्ष 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस को काफ़ी हद तक क्या करना है तो कम करना और वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान में होने वाली 0.5 डिग्री सेल्सियस को संभावित वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाना था। यूरोप में 2023 की शुरुआत से ही फ्लोरोनेटेड गैसों के इस्तेमाल को धीरे धीरे बंद करने की शुरुआत हो चुकी है। इन गैसों में फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोरोसाइड F गैसों में ही आती है। F गैसें एल्युमिनियम प्रसंस्करण के समय भारी मात्रा में क्या होता तो बनती है। इनका इस्तेमाल वातानुकूलन यंत्रों, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एरोसोल और प्रेशर छिड़काव में किया जाता है। तो देखें तो इनका जो गैस जो थे अभी हम लोग देखें तो उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो रेफ्रिजरेटर में, हीट पंप में, एरोसोल में, प्रेशर छिड़काव में किया जाता है। F गैसें अन्य ग्रीन हाउस गैसों के मुकाबले क्या होते हैं? ज़्यादा तापमान क्या करते हैं? सूखती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक गैस हमारे वायुमंडल में करीब 50,000
वर्ष तक बनी रह सकती हैं। इन्हें लेकर आमतौर पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 2045 तक 85% तक कमी लाने के लिए क्या हेतु प्रतिबद्ध है। कौन कौन से देश? भारत है, चीन है और अमेरिका है। आज अस्पतालों, बहुमंजिली इमारतों और बड़े व्यावसायिक परिसरों में माल में केंद्रीकृत AC की व्यवस्था है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। AC से निकलने वाली ठंडी हवा विभिन्न श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। तो देखिए, जो AC से हवा निकलती है उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जकड़न है, गला सूखना है, खांसी है। खासकर क्या है तो अस्थमा या एलर्जी वाले व्यक्तियों में ज़्यादा दिखने को मिलेगा। ऐसे AC के सबसे प्रचलित दुष्प्रभावों में से एक सूखी आंखें हैं। AC कमरे में नमी के स्तर को कम कर देता है और इससे हमारी आंखों में नमी अधिक तेजी से क्या होता है तो वाष्पित हो जाती है, जिससे सूखापन, खुजली और असुविधा होती है। AC में लंबे समय तक रहने से हम सुस्त और ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं। ठंडा तापमान हमारी चयापचय दर को कम और हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। तो जो पाचन शक्ति है उसको जो ठंडा तापमान वो क्या करता है तो उसको कम कर देगा और हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती हैं उसको क्या करेगा तो धीमा कर सकता है। ताज़ा हवा के संचार की कमी से थकान और उनींदापन पैदा हो सकता है। ठंडी शुष्क हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से साइनस में जमा हो सकता है और माइग्रेन क्या होता है तो बढ़ सकता है। एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित लोगों की वातानुकूलित वातावरण में परेशानी बढ़ सकती है। वातानुकूलन प्रणाली धूल, पराग और मोल्ड जैसे एलर्जी के लिए प्रजनन स्थल हो सकती हैं। अगर ठीक से रख रखाव न किया जाए तो यह एलर्जी हवा में फैल और छींकने, खांसने, आंखों से पानी आने, नाक बंद होने जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है। एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति विशेष रूप से AC के प्रति संवेदनशील होते हैं। AC ध्वनि प्रदूषण में भी योगदान दे सकता है। तो AC जो है कि देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण में भी योगदान दे सकता है। लगातार उच्च स्तर के शोर के संपर्क में रहने से नींद में खलल पड़ सकता है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और समग्र स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वातानुकूलन प्रणाली संभावित रूप से संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान दे सकती है। गौरतलब है कि कोविड महामारी में AC में रहने वाले लोगों पर कोविड विषाणु का संक्रमण तेजी से हुआ था और AC अनजाने में घर के भीतर वायु प्रदूषण में योगदान दे सकता है। बंद जगहों में हवा के घूमने से धूल, पालतू जानवरों के बाल, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और हवा में मौजूद रसायन जैसे प्रदूषक जमा हो सकते हैं। इन प्रदूषकों को सांस के लिए जरिए अंदर देने से श्वसन संबंधी जलन, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। AC में बैठने से शारीरिक तापमान कृत्रिम तरीके से क्या होता है तो ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में संकुचन होता है और सभी अंगों में रक्त का संचार बेहतर तरीके से क्या होता तो नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है शरीर में तो शरीर के अंगों की क्षमता क्या होती तो प्रभावित हो जाती है। AC का तापमान बहुत कम होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं भी संकुचित हो जाती हैं, जिससे मस्तिष्क की क्षमता और क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ऐसे में AC का विकल्प क्या है तो देखिए यहाँ पे लेखक ने बताया कि क्या क्या विकल्प हो सकता है। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। AC पर निर्भरता कम की जा सकती है क्योंकि वृक्ष प्राकृतिक रूप से तापमान में गिरावट लाते हैं। इमारतों के निर्माण में AC पर निर्भरता कम की जा सकती है। अस्पतालों, बहुमंजिलों इमारतों और बड़े व्यावसायिक परिसरों या माल में केंद्रीकृत AC की व्यवस्थाएं हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं। AC से निकलने वाली ठंडा हवा विभिन्न श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे जकड़न है, गला सूखना है, खांसी है। खासकर अस्थमा, एलर्जी वाले व्यक्तियों में AC में लंबे समय तक रहने से क्या होता है तो हम सुस्त और ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं। ठंडा तापमान हमारी चयापचय दर को कम और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। ताज़ा हवा के संचार की कमी से थकान और उनींदापन पैदा हो सकता है। तो आज का लेख यही दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।